नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। कोरोना संकट इतना गहरा गया है कि सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के इम्तिहान इस साल रद्द कर दिए गए हैं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान टाल दिए गए हैं। अब 1 जून को फैसला होगा कि 12वीं बोर्ड के इम्तिहान कब कराए जाएं। सीबीएसई के बाद कई राज्य शिक्षा बोर्डों ने भी अपने बोर्ड के इम्तिहान या तो टाल दिए हैं या रद्द कर दिए हैं। 12वीं के इम्तिहान सभी जगह टाले जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम जरूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। तो बोर्ड के इम्तिहानों पर तो फैसला हो गया, अच्छा फैसला था। लेकिन हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर क्या, जहां लाखों की तादाद में लोग इस महामारी के दौर में जुट रहे हैं। बुधवार को हरिद्वार में तीसरा शाही स्नान भी संपन्न हो गया। हजारों साधु और लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। यहां शारीरिक दूरी का पालन हो कैसे सकता है? ऐसी ही भीड़ का तो कोरोना के वायरस को इंतजार रहता है ताकि वो एक से दूसरे शरीर में जा सके। ध्यान रखिए, अगर कुंभ को लेकर भी सतर्कता नहीं बरती गई तो तस्वीर भयावह हो सकती है। पता नहीं अब तक कितने लोग कोरोना की चपेट में वहां आ चुके हों। ये भीड़ हरिद्वार शहर के स्थायी निवासियों के बीच भी महामारी फैला सकती है या फैला चुकी होगी। ये तस्वीरें गवाह होंगी अगर कल इस भीड़ से कोरोना विस्फोट हो जाए। कहां से करेंगे उनके इलाज के इंतजाम? पहले ही सारा ढांचा चरमरा रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बता रही हैं कि कोरोना वायरस अब एक आपदा बनकर हम सब पर टूट पड़ा है और एक एक कर परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं और ऊपर से लचर व्यवस्था के आगे लाचार पड़ रहे हैं। ये पहली तस्वीर झारखंड से। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके करंट कब बुला रहे हैं? क्या चलिए क्यों चले? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में यह विलाप उस बेटी का है जो अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल की पार्किंग में आधे घंटे तक वो इंतजार करती रही और जब किसी तरह पिता को डॉक्टरों के पास पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ठीक उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल के दौरे पर थे। ये बेटी जब अपने पिता के शव को लेकर अस्पताल से बाहर निकली तो मंत्री जी के सामने उसका दर्द स्वाभाविक तौर पर फूट ही गया। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके करंट कब बुला रहे हैं? क्या चलिए? क्यों चले? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना संकट के बीच अस्पतालों का लचर ढांचा किस तरह बिखर रहा है। लोग किस तरह अपने बीमार परिजनों को इलाज दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब पटना की तस्वीर देखिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहां के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दौरे पर थे। उसी वक्त एक मरीज के परिवार वालों की वहां चीख पुकार मची थी। दरअसल अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में इस कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई। रोते बिलखते परिवार के सामने रोने के अलावा और चारा था भी क्या? उनका प्रिय तो तक जा चुका था। आए थे 1.5 घंटा पहले। पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना। तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत
दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। बिहार में 24 घंटे में 4,786 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 1,483 पटना से हैं। ध्यान रखिए ये सरकारी आंकड़े हैं, असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होंगे। अस्पतालों में इतने मरीज पहुंचने लगे हैं कि उन्हें भर्ती करने के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। इन हालात में कई जगह अस्पतालों के बाहर मरीजों को लेकर आई गाड़ियां और एम्बुलेंस खड़ी हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से। कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एम्बुलेंसों की कतार यहां अस्पताल के बाहर, सिविल अस्पताल के बाहर लगी हुई है और मरीज इंतजार में है कि डॉक्टर उन्हें देख पाएं। और आज भी हालात वही हैं, एम्बुलेंसों की लंबी कतार सिविल अस्पताल के बाहर है। कई मरीजों को तो वहीं ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, दवा खिलानी पड़ रही है और कईयों को तो इतना भी नसीब नहीं हो रहा। गुजरात के बाद चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर। यहां एक बेटा 24 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर काटता रहा कि अपने पिता को भर्ती करा सके। पिता ऑक्सीजन मास्क पहने एम्बुलेंस में लेटे हैं, खांस रहे हैं। बेटा चंद्रपुर से तेलंगाना ले गया, वहां भी बेड नहीं मिला तो वापस लौट आया, फिर यहां भी वापस चंद्रपुर में बेड नहीं मिला। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया। तेलंगाना से 3 बजे पहुँचा। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया सवेरे अभी और यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। दर्द देखिए एक बेटे का। ये तस्वीरें क्या चीख चीख कर नहीं कह रही कि हमारा स्वास्थ्य का ढांचा जो पहले ही कमजोर था अब कोरोना के दबाव के आगे चरमराने लगा है। देश में बीते 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा किसी भी दिन 2 लाख को पार कर सकता है और मुंबई से खबर है कि वहां के निजी अस्पतालों के 90% बेड भर चुके हैं। सरकारी अस्पतालों के 96% बेड भर चुके हैं। जो जगह बची हुई है वहां जिसका रसूख है, ताकत है, वो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवा ले रहा है। कई आम लोग निराश होकर अस्पतालों से लौट रहे हैं। मुंबई में कोरोना के 90% केस बहुमंजिला इमारतों से आ रहे हैं। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। ये तस्वीरें 2 महीने पहले की हैं, जब मुंबई के कोविड वार्ड लगभग खाली थे। अब खाली बेड मिलना बड़ी जंग है। मुंबई शहर के करीब 90% मामले रिहायशी इमारतों से आ रहे हैं और बड़ा दबाव निजी अस्पतालों पर है। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक सरकारी संस्थानों में 3,201 सामान्य, 1,074 ऑक्सीजन, 26 आईसीयू और 9 वेंटिलेटर बेड हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में महज 544 सामान्य, 323 ऑक्सीजन, 19 आईसीयू और 3 वेंटिलेटर बेड ही खाली हैं। डैशबोर्ड के मुताबिक निजी अस्पताल बेड 90% और सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता के 76% भर चुके हैं। संक्रमितों में शहर का अमीर तबका बड़ी संख्या में है। अस्पतालों में कोविड बेड मैनेजमेंट के लिए बीएमसी द्वारा अपॉइंट किए गए डॉक्टर गौतम बंसाली बताते हैं कि हर कोई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ही बेड पाने के लिए बेताब है। लोगों में थोड़ा पैनिक है, उनको लग रहा है कि केसेस बहुत आ रहे हैं तो शायद हो सकता है कि बाद में बेड मिले नहीं मिले, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल पे लोड डेफिनेटली बेड का ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति चाहता है कि बॉम्बे हॉस्पिटल भर्ती हुए, हिंदुजा में भर्ती हुए, लीलावती में हो, ब्रिज कैंडी में हो, सबकी इच्छा होती है। बट हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं सबको अकोमोडेट करने की। सो जनता को, पब्लिक को बेड के लिए पैनिक नहीं होना है। वो 10 सोर्सेज से 10 जगह फ़ोन करवाते हैं, उसकी वजह से लग रहा है कि शायद बेड नहीं है। लोगों को जो हमने एक वार्ड वॉर रूम बना रखे हैं जिसके नंबर हर जगह डिस्प्ले किए हुए हैं, नंबर व्हाट्सएप में भी है, होर्डिंग भी लगाया गया जिसके बारे में वार्ड वॉर रूम के तहत आना चाहिए। वहाँ चेक करते हैं सिम्टम्स है नहीं, उस हिसाब से बेड अलॉट करते हैं। लीलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर बताते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए जहां भी बेड मिले वहां लगाए जा रहे हैं। लीलावती हॉस्पिटल में अभी तो आप सब तरफ देख रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे इनको लॉबी में रखा है, लॉबी में रखा है, लेकिन क्यों रखा है ये तो आप सोचिए ना।
गवर्नमेंट का भी दबाव है हॉस्पिटल पर कि हमने सबका इलाज देना चाहिए, और हॉस्पिटल भी चाहती है कि इलाज दे। तो हॉस्पिटल जब चाहती है कि इलाज दे तो करेंगे क्या? तो हमने नहीं उनको कोई रेफ्यूज एरिया में रखा है, हमने लॉबी में रखा है, उनको बेड दिया है, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, नर्सिंग सपोर्ट है, अटेंडेंट सपोर्ट है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री कुछ हस्तियों पर बिना नाम लिए आरोप लगा रहे हैं कि बिना गंभीर लक्षण के वो बड़े अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज हो गए, कुछ लोग हो गए, वो अपनी सोर्स लगा के एसिम्प्टोमेटिक है, उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो अक्षय कुमार जी अपने आप को फिटनेस के फ्रीक कहते हैं, उनको जाना पड़ा, फिर सचिन तेंदुलकर जी चले गए और एक्टर्स लोग चले गए, ऐसे और भी लोग हैं, खाली उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उनको वहां जाके एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरतमंद है उनको जगह नहीं मिल पाती है। वैसे वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में है। बिगड़ी हालत में लोग अब बस कहीं और किसी भी तरह एक ऑक्सीजन बेड ढूंढने में लगे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा केस आए हैं और अकेले मुंबई में सबसे ज्यादा 9,925 केस। तो इतनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं कि अस्पताल उनके आगे बेबस से दिख रहे हैं। मरने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि शवों को अस्पताल से शमशान गृह ले जाने के लिए वाहन कम पड़ रहे हैं। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में शवों को ले जाने के लिए अब ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एक ट्रक पर 7 से 8 शव ले जाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में, जहां पर जो कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को ट्रक पे ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि इस ट्रक पे शवों को ले जाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है और इन शवों को ट्रक पर ले जाया जा रहा है। इस ट्रक के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है कोविड से, उन शवों को ट्रक के माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि सरकार इन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मुहैया करा पा रही है। लगातार कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है और दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि एम्बुलेंस भी नहीं है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश यादव है। सर यहाँ पर कितनी की संख्या में बॉडियों को ट्रक पे रखा जा रहा है? नहीं, गाड़ी कमी होने के कारण सभी को एक ही जगह जाना, इसलिए रखा जा रहा है। किस चीज में लोड किया गया है बॉडियों को? आप तो देख रहे हो ना भैया। किस चीज में है? कितनी की बॉडी होगी अंदर, कितने की संख्या में बॉडी होगी? 7-8 बॉडी है। 7-8 बॉडी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और लगातार कोविड की वजह से मौत हो रही है और किस तरह से यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है, हम बात भी करने का लगातार। देखिए, ये हम रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हैं, जहाँ पर जो कोरोना वायरस से जिनकी मुख्यमंत्री 100 वाहन नगर पालिका नगर निगम द्वारा इन्हें 100 वाहन में ले जाया जा रहा है। स्थिति यह है कि इनके 100 को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। रायपुर के सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब दिल्ली का हाल जान लीजिए। यहां बीते 24 घंटे में 17,282 केस सामने आए, जबकि उससे पहले के 24 घंटे में 13,468 थे। यानी करीब 4,000 केस 24 घंटे के अंदर बढ़ गए हैं और 104 मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। दिल्ली में अभी तक का सबसे गंभीर आंकड़ा है। और अब दिल्ली में हाल यह है कि शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, सभी जगह मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के आईटीओ पर सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ने लगी है। उधर शमशान घाटों पर चिताओं की आग ठंडी नहीं हो रही। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें हैं। 4 चिताएं जल रही हैं, 5वीं इंतजार में है। कोरोना से मारे गए लोगों के शव लिए कई शव वाहिकाएं कतार में हैं। 27 साल के गौतम के दादा की कल रात कोरोना से मौत हो गई। वो सुबह 8:30 बजे से उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन 5 घंटों के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। हम यहाँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हैं और अभी 1 बजने को है, कोई सुनवाई नहीं है। और एक एम्बुलेंस में 3 पेशेंट आए हुए हैं और एम्बुलेंस भी प्राइवेट है। 2 घंटे में तो रिसिप्ट मिली है लकड़ी के लिए और अभी लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं।
ये तस्वीरें दिल्ली के ITO के पास बने सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान की हैं, जहां JCB से एक के बाद एक कब्रें खोदी जा रही हैं। कब्रिस्तान के रखरखाव के जिम्मेदार शमीम बताते हैं कि हालात पिछली बार से बहुत बुरे हैं। अब कब्रिस्तान में सिर्फ 90 से 100 कब्रों की जगह है और इसी रफ्तार से शव आते रहे तो 10 दिन से कम वक्त में ये कब्रिस्तान भर जाएगा। ऐसा है जैसे 4 तारीख से शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में तो ये था कि 2-3 हो रही थी, लेकिन अब 4-5 दिन से तो ये हो गया है कि 17, 15, 16 ऐसे डेली आ रही हैं। अभी लगभग आपके पास कितने और जगह है, कितने और जो शव है आप दफन कर सकते हैं? है तकरीबन अभी तो 100 तकरीबन कर देंगे जितनी जगह है हमारे पास। अगर आप कह रहे लगभग 100 की जगह बची है तो अगले 10 दिन में ये पूरा भर जाएगा कब्रिस्तान? जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन भर ही जाएगा। पिछले 4 दिन में दिल्ली में कोरोना से 240 लोगों की मौत हुई है। 13 अप्रैल यानी कल 81 लोगों की मौत हुई, 11 अप्रैल को 48, 10 अप्रैल को 39, यानी 3 दिन में मरने वालों के आंकड़े 2 गुने हो चुके हैं। हालात कोरोना से इस कदर ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं शमशान में लकड़ियां कम पड़ रही हैं जलाने के लिए, तो कब्रिस्तानों में अब ज़मीन कम पड़ रही है दफनाने के लिए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। देश में सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश का हाल भी बुरा है और वहां लखनऊ का हाल सबसे खराब। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,510 केस सामने आए हैं, जबकि 67 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। यह सरकारी आंकड़ा है, एक बार फिर आपको बता दें। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन आंकड़ों में खेल कर रहा है। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों के जो आंकड़े सरकार जारी करती है वो शमशान घाट में कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद से बहुत कम होते हैं जो वहां अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। जैसे प्रशासन के मुताबिक पिछले 7 दिनों में ही लखनऊ में कोरोना से 124 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन शमशान घाट में कोरोना से मरने वाले 400 शव जलाए गए। यानी एक हफ्ते में ही सरकारी आंकड़ों में 276 मौतें कोरोना के खाते में दर्ज नहीं हुई। कमाल खान की रिपोर्ट। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आसमान में सूरज डूबने को है और ज़मीन पे उनकी चिताओं की कतार है जिनकी ज़िंदगी का सूरज कोरोना की वजह से वक्त से पहले ही डूब गया। यहाँ इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के जारी आंकड़ों में मौतें काफ़ी कम हैं, जबकि शमशान के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 7 दिनों में सरकारी प्रेस नोट में 124 लोग मरे, जबकि शमशान पे कोविड के 400 शव जले। 7 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 6 मरे, शमशान में 28 शव जले। 8 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 11 मरे, शमशान में 37 शव जले। 9 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 14 मरे, शमशान में 47 शव जले। 10 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 23 मरे, शमशान में 59 शव जले। 11 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 31 मरे, शमशान में 57 शव जले। 12 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 21 मरे, शमशान में 86 शव जले। 13 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 18 मरे, शमशान में 86 शव जले। सवाल ये है कि जो शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो 276 शव ज़्यादा पहुँचे वे किसके हैं? मौतों का रिकॉर्ड रखने वाले नगर निगम के लोग कहते हैं कि वो तो वही आंकड़े जानते हैं जो वे खुद दर्ज करते हैं। जो शमशान पे बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और जो मरने वालों का डेटा रोज़ रिलीज़ होता है लखनऊ का वो कम होता है। तो इनमें और कौन सी बॉडीज़ होती हैं जो संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती कोविड से मरने वालों की? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास तो जो यहाँ पर कोविड से जो आते हैं बॉडीज़ उनको मैं करता हूँ, बाकी मेरी जानकारी नहीं। लखनऊ के भैंसा कुंड में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आम दिनों में 3-4 शव आते थे। कोरोना फैलने पे इसे सिर्फ कोरोना के शवों के लिए रिजर्व किया गया, तो यहाँ रोज़ 50-60 शव आने लगे। भीड़ हुई तो लोगों को अंतिम संस्कार के टोकन बंटने लगे। जब और शव आने लगे तो शमशान घाटों पे नदी किनारे भी अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करना पड़ा। सरकार कहती है कि शमशान में दूसरे ज़िलों के मरने वालों के भी शव आते हैं और घर पे मरने वालों के भी, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, इसलिए वहाँ के आंकड़े बड़े हैं। हाँ, जो सरकार ने सूची प्रकाशित की है वो वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या सीएमओ के वहाँ पे जो रजिस्टर कराए गए थे,
उनकी सूची हमने प्रस्तुत की। शमशान घाट पे तमाम ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो सीधे शमशान घाट में उनका क्रीमेशन हो जाता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग अस्पताल में मरे हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कोविड से घर में मर गए और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे ज़िलों से यहाँ पे आए हों, लेकिन शमशान से मिलने वाला मौतों का आंकड़ा ये तो सही है क्योंकि यह सरकार के ही किसी विभाग का दिया हुआ है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तो खुद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि जिले में अभूतपूर्व कोविड संक्रमण फैल गया है, इसलिए अगर जरूरी काम नहीं है तो वाराणसी न आए। जिले की व्यवस्था चरमराती दिख रही है, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही, जांच नहीं हो पा रही। दरअसल दुश्मन जब बार बार अपना भेष बदलने लगे तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। कोरोना वायरस को ऐसा ही दुश्मन मानिए। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट की भी पकड़ में नहीं आ रहा, जो सबसे इसका पुख्ता टेस्ट माना जाता है। अगर किसी मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन उसके लक्षण कोरोना के ही हैं तो डॉक्टरों को ब्रोंकोस्कोपी और चेस्ट का CT स्कैन करना पड़ रहा है और तभी पता चल रहा है कि मरीज को कोरोना है या नहीं। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना का वायरस बहरूपिया है, रूप तो बदल ही रहा है, वहीं नाक और गले से लिए गए स्वैब के RT-PCR टेस्ट के जरिए भी पकड़ में नहीं आ रहा। ये दिक्कत पहली लहर में भी थी, पर इस दूसरी लहर में ये समस्या ज्यादा मरीजों में आ रही है। बुखार भी उस तरीके का 4-5 दिन से चल रहा है, नहीं टूट रहा है, और बाकी भी सांस लेने की दिक्कतें भी वैसी हैं। तो उन पेशेंट्स में हम एक एक्स्ट्रा माइल पे जाते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को 4-5 दिन फीवर हो चुका है तो हम साथ में एक CT स्कैन करते हैं चेस्ट का, जिसमें काफ़ी टिपिकल लक्षण कोविड के आ जाते हैं। और टेस्ट फिर भी नेगेटिव आ रहा है तो कुछ पेशेंट में हम क्या करते हैं, सांस की नली में एक ट्यूब डाल के, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, उससे हम लंग्स का डीपेस्ट पार्ट से एक फ्लूइड लेते हैं जहां पर एक्चुअली में वायरस ग्रो करता है। उस फ्लूइड के हम टेस्ट करते हैं तो अक्सर हमने देखा कि जो वैसे नॉर्मल नोज से लेने से जो सैंपल नेगेटिव आ रहा था, जब हम लंग्स के अंदर से जाके वो सैंपल लेते हैं वो पॉजिटिव होता है। ये दिक्कत एक अस्पताल तक नहीं सिमटी। जो कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हैं उनको कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी दिक्कत से दो चार होना पड़ रहा है। पहले ये ग्रोथ में अपने 7 से 10 दिन लगाता था, लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि RT-PCR नेगेटिव है, लेकिन तीसरे ही दिन CT स्कैन में कोरोना के घाव, कोरोना का इन्वॉल्वमेंट, कोरोना का इफेक्ट, कोरोना का नमूनिया, कोरोना का कंसोलिडेशन और कोरोना की तमाम और दूसरी चेंजेस ये CT स्कैन्स में नजर आ रही हैं। पहले 3 to 7 डेज था इंक्यूबेशन पीरियड, अब 1 to 3 डेज है, और 1 to 3 डेज में भी ये बहुत तेज़ी से निमोनिया करता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये CT स्कैन की फिल्म दिखाऊं तो पहले ये 5वें 7वें दिन ये CT स्कैन की रिपोर्ट है जो कि नॉर्मल CT होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये देखिए दूसरे दिन का CT स्कैन है जिसमें 50% लंग इन्वॉल्व है। ये उसी पेशेंट का तीसरे दिन का इन्वॉल्व है जिसमें 70% लंग इन्वॉल्व है। वहीं ICMR का कहना है कि अब भी RT-PCR ही कोरोना के वायरस को पकड़ने का जरिया है और टेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड भी। फॉल्स नेगेटिव कोई नई बात नहीं है, तो ये नहीं है कि सेकेंड वेव में ऐसा एक हो रहा है तो हमें सब आतंकित हो जाना चाहिए, नहीं। तो इसीलिए RT-PCR टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 97%। 3-4 ऐसे रह जाएंगे कि चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा जो चेंजेस हम कहते हैं, पैचेस हो या अलॉन्ग विद दैट सिर्फ चेस्ट एक्सरे से कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। तो अब कोरोना का लक्षण आपको हो और रिपोर्ट निगेटिव आ रहा हो तो भी लापरवाही नहीं। आप स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, खांसी के लिए खांसी का कुछ दवाई ले सकता है, मतलब लक्षण का माफिक दवाई, पैरासीटामोल बुखार के लिए हैं जो, लेकिन खुद को डायग्नोसिस नहीं करना है। आपको लगता है कि सांस फूल रहे हैं या बुखार ज़्यादा हो रहा है, आप आगे बढ़िए और डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। वायरस को लेकर चिंता और चुनौती बरकरार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो कह रहे हैं और जमीन पर जो हालात हैं उनमें कितना है अंतर, ऑक्सीजन के लिए मरीज कितने परेशान हो रहे हैं राज्य में। ब्रेक के बाद
कोरोना संकट में जिस तेजी से अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं और सांस की तकलीफ बढ़ रही है, कोरोना की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऑक्सीजन की अस्पतालों में लगातार कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां भी कई अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की जान पर बनी हुई है, क्योंकि अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी हालात खराब हैं। उधर राज्य सरकार का कहना है कि वो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार दिल्ली के संपर्क में है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की राज्य के 3 शहरों से ये खास रिपोर्ट। इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि लेके आओ, कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो अब बदल रहे हैं कि हमारे पास भी ऑक्सीजन। मंडीदीप के अशोक राय सिटी अस्पताल के बाहर पड़े रहे। मंडीदीप के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुई तो अस्पताल ने कहीं और ले जाने को कह दिया। भोपाल में एक और अस्पताल गए लेकिन भर्ती नहीं हो पाए। कहाँ ले जा रहे हैं आप? भोपाल के इसी सिटी अस्पताल में कर्मचारी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये और बात है कि बयान देने के बाद पीआरओ साहब की नौकरी चली गई। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं, 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह 1, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और 1 यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है। उज्जैन संभाग का आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल का ये तक आरोप है कि कोरोना इलाज के 19 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने अब तक नहीं किया है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने अस्पताल से कुल 200 बेड का अनुबंध किया है, 140 ऑक्सीजन और 60 नॉर्मल। अस्पताल का यह भी आरोप है कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। जो जंबो सिलेंडर पहले 4,500 रुपए का था, उसके लिए अब 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी तो हमारे लिए ये 140 बेड जो हम ऑक्सीजन के अभी चला रहे हैं वो चलाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और हमारे जूनियर डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट जो ट्रीट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि फिर हमको 70 बेड या 60 बेड पे ही ऑक्सीजन दे सकते हैं। हम इस बढ़े हुए दाम पे भी खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी सप्लाई बराबर नहीं हो रही। और लिख के दे रहे हैं कि इतने लेंगे हम। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं कुछ छुपा के ले रहे हो, वो लिख के दे रहे हैं कि 15,000 रुपए लगेंगे पर सिलेंडर के। उज्जैन के ही माधवनगर कोविड अस्पताल में बड़ी संख्या में सांस लेने की परेशानी के चलते कई मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लिटा दिया गया और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी गई। 1-2 नहीं, कुल 6 मरीजों को। ऑक्सीजन की कमी है तो भोपाल में न्यूरॉन अस्पताल ने ऐसा फॉर्म भी भरवा लिया। यदि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। हालांकि अस्पताल का कहना है मामला 1 दिन का था, अब वो गंभीर मरीज भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बहुत स्कैर्सिटी है। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को बताया हुआ है, है ना, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इसकी स्कैर्सिटी अभी भी है। इसलिए हम लोग जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं। जो पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ही हम दे रहे हैं। इंदौर के गुजर हॉस्पिटल में परिजन अपनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। वो भी 10,000 रुपए का नगद डिपॉजिट जमा कर 700 से 800 रुपए में 25 किलोमीटर दूर पीथमपुर से। डेली 100 टन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना वो हमारी प्राथमिकता है। टैंकर्स आते हैं, आ भी रहे हैं, परंतु वो अगर किसी दिन लेट होता है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। मार्च में भोपाल में हर दिन 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लग रही थी, जो अब 60 मीट्रिक टन हो गई है। वहीं प्रदेश को हर दिन 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मिल रही है 267 मीट्रिक टन, यानी लगभग 40% की कमी। मुख्यमंत्री का कहना है वो दिल्ली में बात कर रहे हैं। बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी,
सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। हालांकि विपक्ष को बातों पर एतबार नहीं। उसने भोपाल में बापू की प्रतिमा के सामने धरना दिया, वहीं जहां शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण शमशान घाट में वेटिंग लगने लगी। महाराष्ट्र और गुजरात ने हमसे हाथ खींच लिए क्योंकि ऑक्सीजन वो नहीं दे पा रहे, पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कोई भी आत्मनिर्भरता ऑक्सीजन की नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री कहता है मैं सामान्य हवा में से ऑक्सीजन खींचूंगा, जब सब आग से मर जाएंगे तब। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, ये विरोध नहीं है, ये सत्याग्रह आग्रह का आपका ध्यान दिलाने का। आप मध्य प्रदेश की ओर देखें, यहाँ लोग मर रहे हैं, भयावह स्थिति है। बहरहाल ऑक्सीजन की कमी के आरोपों के बीच वारासिवनी के एसडीएम ने काम किया है। गैस वेल्डिंग दुकान वालों से उनके गैस सिलेंडर जिला चिकित्सालय भिजवा दिए गए हैं, जिससे कम से कम कुछ मरीजों को मदद मिल सके। वेल्डिंग मशीन वाले हैं, इनके यहाँ पे 18 सिलेंडर थे, तो इनके यहाँ से हम लोगों ने 18 सिलेंडर उठाया और एक हमारे यहाँ मैग्नीज प्लांट है त्रिवेदी जी का, वहाँ से 25 सिलेंडर उठाए, तो लगभग 40 सिलेंडरों को हमने जिला अस्पताल पहुँचाया है। वहाँ पे उनका जहाँ अगर इसमें भी ऑक्सीजन होगा तो उसको खाली करेंगे और फिल्टर्ड ऑक्सीजन जो पेशेंट को लगता है वो रिफिल करके और वो यूज़ में आ जाएगा। जो जिंदा हैं, संक्रमित हैं, वो इलाज के लिए अस्पताल की लाइन में खड़े हैं। जिनकी मौत हो गई वो शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लाइन में खड़े हैं। हम और आप ऐसे सीखचों के पीछे रहने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ आज़ाद हैं तो वो सरकार, वो उम्मीदवार जो उपचुनाव के लिए प्रचार में जा रहे हैं। वाकई अब तो लोग कहने लगे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो दमोह के मोह में ही रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ कोरोना फटक नहीं रहा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।